अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वर्ल्ड लिटरेचर के इम्पोर्टेंट नावल द स्ट्रेंजर को पढ़ेंगे। इस नावल को लिखा है एक फ्रेंच नोवेलिस्ट एल्बर्ट कैम्यू ने। ये नावल फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया जिसे बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। इस नावल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 जो है उसमें 6 चैप्टर्स हैं, जबकि पार्ट 2 इंक्लूडेड है 5 चैप्टर्स पर। Part 1 is based on subjective reality while Part 2 is based on objective reality. इस नॉवल की प्लॉट समरी को डिस्कस करने से पहले हम राइटर के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। इस नॉवल के राइटर हैं एल्बर्ट कैमू। एल्बर्ट कैमू was born on November 7, 1913 in Algeria and died on January 4, 1960 in France. ये एक फ्रेंच नोवेलिस्ट, एसेस्ट और प्ले राइट थे। और ये किस वजह से ज़्यादा फेमस हुए थे? इनके जो नॉवेल्स थे द स्ट्रेंजर, द प्लेग एंड द फॉल। और इनको 1957 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था लिटरेचर के लिए। अब देखते हैं लेगेसी ऑफ एल्बर्ट कैमू। एल्बर्ट कैमू एज अ नोवेलिस्ट, प्ले राइट, मोरलिस्ट, पॉलिटिकल थियोरिस्ट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद स्पोक्स पर्सन बन गए थे अपनी जनरेशन के लिए। और ये अपने टेक्स्ट के मेंटोर भी थे। सिर्फ फ्रांस में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में इनको पढ़ा जाता था। इनकी राइटिंग्स जो हैं वो मोस्टली बेस्ड ऑन एलिनेशन ऑफ मैन हैं। और इन्होंने निहिलिज्म वगैरह को ख़ास तौर पे अपनी राइटिंग्स में दिखाया हुआ है। एल्बर्ट कैमू ने अपने लास्ट वर्क में लिबरल ह्यूमनिज़म को हाईलाइट किया है, जिसने डोगमेटिक एस्पेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी वगैरह को रिजेक्ट कर दिया था। अब देखते हैं नोटेबल वर्क्स। इनके फेमस नॉवेल्स में शामिल हैं द स्ट्रेंजर जो पब्लिश हुआ 1942 में, द प्लेग 1947 एंड द फॉल 1956। इसके अलावा इन्होंने इन्फ्लुएंशियल फ़िलोसॉफिकल एसेस लिखे, द मिथ ऑफ सिसिफस 1942 में। इसके अलावा इन्होंने कुछ स्टेज प्लेज वगैरह भी लिखे हैं। अब हम बढ़ते हैं नॉवल के इंट्रोडक्शन की तरफ। अब एल्बर्ट कैम्यू ने अपने नॉवल द स्ट्रेंजर में वर्ल्ड को एक न्यू हीरो, एक इमोशनलेस हीरो दिया। ये नॉवल जो है वो 1942 में पब्लिश हुआ इन द डार्क डेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। ये नॉवल बेस्ड है मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ के ऊपर, एब्सर्डिज्म के ऊपर। इसके अंदर एक ऐसा कैरेक्टर बताया हुआ है जो बिल्कुल इमोशनलेस है, जिसकी लाइफ मीनिंगलेस है। और ये कैरेक्टर जो है वो निहिलिज्म बेस के ज़रिए शो किया हुआ है कि वो गॉड वगैरह को नहीं मानता। अब ये इनका जो नावल था द स्ट्रेंजर, ये एग्जिस्टेंशलिस्ट मूवमेंट के अंदर बहुत बड़ी एक सक्सेस थी। इसमें कैरेक्टर मर्साल्ट की स्टोरी बताई हुई है जो एक अरब का मर्डर कर लेता है। और उसके वो मर्डर सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़िकल वर्ल्ड की वजह से करते थे, जो फ़िज़िकल वर्ल्ड में को इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी हुई है। और उससे इरिटेट होकर उसके इफ़ेक्ट से ये एक बंदे का मर्डर कर लेता है, जिसका इसे बाद में कोई रिग्रेट नहीं होता। और ये इस नॉवल में बताया हुआ है कि एक पर्सन जो कि एब्सर्ड फेस के अंदर भी हैप्पी रह सकता है। तो हम लोग इसकी समरी को डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले उसके कैरेक्टर्स को समझेंगे ताकि हमें इस कॉन्सेप्ट की अच्छे से समझ आ जाए। अब हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टर्स। फर्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है मर्सॉल्ट का, जो प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एब्जेक्ट कैरेक्टर है। ये एक यंग फ्रेंच मैन है जो शिपिंग ऑफिस में काम करता है। ये एक एथियस्ट भी है और इसके एथियस्ट एंड निहिलिस्ट है। उसके साथ साथ इसकी लाइफ इस तरह की बताई हुई है कि ये एलिनेटेड, आइसोलेटेड और स्ट्रेंज्ड है। ये पर्सन जो है वो किसी से बात नहीं करता, बिल्कुल पैसिव कैरेक्टर है और इमोशंस पे यकीन रखने वाला नहीं है, इमोशनलेस बंदा है। मर्सॉल्ट जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को इम्पोर्टेंस देता है वो है फ़िज़िकल वर्ल्ड को। अब फ़िज़िकल वर्ल्ड को इस तरह से कि जितने भी प्लेजेंट सेंसेशंस हैं ये सारे नॉवल में बताए हुए कि ये उनको बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। और इसी के साथ साथ ये अनप्लेजेंट सेंसेशन जो हैं वो उन पे काफ़ी हार्श रिएक्ट करता है हमेशा। यहाँ तक कि इस नॉवल के अंदर बताए हुए कि हॉट सन की वजह से जब इस पे सन
सनलाइट पड़ रही होती है, गर्मी की वजह से ये इरिटेट होकर एक बंदे का मर्डर कर लेते होते हैं। जब इससे कोर्ट में पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि सिर्फ गर्मी की वजह से मैंने उस शख्स का मर्डर कर लिया था। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है मेरी कार्डोना का। ये बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर है मर्साल्ट के। ये एक फ़न लविंग वुमन है जो इमोशंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। इस मेरी कार्डोना को इस नावल के अंदर मोहब्बत हो जाती है मर्साल्ट से और ये उससे शादी करना चाहती है, जबकि मर्साल्ट जो है वो शादी नहीं करना चाहता, लेकिन इसके कहने पे वो कर लेता है। और इसकी बहुत सी कन्वेंशनल फीलिंग्स बताई हुई हैं, लव बताया हुआ है, लॉयल्टी बताई हुई है मर्साल्ट के लिए। तो ये एक अच्छा कैरेक्टर है मेरी कार्डोना का। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है रेमंड का। रेमंड जो है वो नेबर है मर्साल्ट का। इसके बारे में रूमर्स हैं कि ये एक पिम्प है। ये एक पैशनेट इमोशंस रखने वाला बंदा है और इसके बारे में बताया हुआ है कि इसके अपनी मिस्ट्रेस के साथ रिलेशंस ठीक नहीं है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास मर्साल्ट के बॉस का बताया हुआ है। इसका ये माइनर कैरेक्टर है। जब मर्साल्ट को जॉब से ऑफ लेना होता है तो ये उसके पास रिक्वेस्ट लेके जाता है। इसका सिर्फ इतना सा रोल बताया हुआ है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास द चैपलिन का है। चैपलिन जो है वो ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस व्यूज़ रखने वाला बंदा है। ये एक मैन ऑफ फेथ है जो एंड में मर्साल्ट को कन्वेंस करने की कोशिश करता है कि तुम माफ़ी वगैरह मांग लो, रिडेम्पशन कर लो जो तुमने सिन किया है उसकी, लेकिन इसकी बात नहीं मानता मर्साल्ट। एक कैरेक्टर हमारे पास इसमें मैजिस्ट्रेट का है। मैजिस्ट्रेट कोर्ट में बताए हुए जो क्वेश्चनिंग वगैरह करता है मर्साल्ट से। एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हमारे पास मर्साल्ट की मदर का है। अब मर्साल्ट की मदर की डेथ ही सारे स्टोरी को चला रही होती है, सारी उसकी डेथ ही इम्पेल करती है स्टोरी के सारे एक्शंस वगैरह को, और वो रिप्रेजेंट करती हैं सोशल वैल्यूज़ वगैरह को। जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनके फ्यूनरल पे ही मर्साल्ट आता है और वहाँ पे उसको जज किया जाता है कि वो एक इमोशनलेस, लैक ऑफ इमोशनल बंदा है। एक और माइनर कैरेक्टर हमारे पास है किलेस्टे का। ये फ्रेंड ऑफ मर्साल्ट है और इसका एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे मर्साल्ट जाता रहता है और ये मर्साल्ट से बहुत ज़्यादा लॉयल है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है टॉम स्पैरिस का। टॉम स्पैरिस जो है वो मर्साल्ट की मदर का फ्रेंड होता है जो काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड होता है उसकी मदर के साथ। नेक्स्ट कैरेक्टर केयर टेकर का है। केयर टेकर का भी इतना ज़्यादा रोल नहीं बताया हुआ, लेकिन फ्यूनरल में ये मर्साल्ट के साथ बैठकर कॉफ़ी और स्मोकिंग करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास आ जाता है सेलेमेनो का। सेलेमेनो का कैरेक्टर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेलेमेनो के कैरेक्टर के थ्रू राइटर ने एक इम्पोर्टेंट मैसेज कन्वे किए हुए। अब ये सेलेमेनो जो है वो नेबर है मर्साल्ट का और इसके पास एक डॉग होता है जो जिसे ये हमेशा मारता रहता है, लेकिन जब ये वो डॉग इससे खो जाता है उस पर ये बहुत ज़्यादा खफा होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास दी अरब का है। अब दी अरब इसमें दो बताए हुए हैं जिनके नेम्स नहीं बताए हुए, सिर्फ शो किए हुए कि वो अरब हैं। एक अरब वुमेन है और एक अरब मैन है। ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस नॉवल की समरी को। इस नॉवल की समरी का स्टार्ट कुछ इस तरह से होता है कि कैरेक्टर जो प्रोटैगनिस्ट बताए हुए मर्साल्ट, वो इस स्टोरी का नरेटर है स्टार्ट में, और वो अलजायर में रह रहा है। उसे एक टेलीग्राम रिसीव होता है जिसमें उसे उसकी मदर की डेथ के बारे में बताया जाता है। अब इसका जो जहाँ से ये नॉवल स्टार्ट होता है उसका टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रीड करती हूँ इसको। द टेलीग्राम फ्रॉम होम सेज योर मदर पास्ड अवे, फ्यूनरल टुमारो, कीप सिम्पथी विच लीव्स द मैटर डाउटफुल, इट कुड हैपन यस्टरडे। अब देखें यहाँ पे एग्जिस्टेंशलिज्म बताई हुई है कि स्टार्ट जब नॉवल होता है वहाँ पे इसे टेलीग्राम मिला है जिसमें इसकी मदर की डेथ के बारे में बताया हुआ है, लेकिन ये श्योर नहीं है कि इसकी मदर की डेथ जो है वो कब हुई है। ये अपनी मदर की डेथ के बारे में भी श्योर नहीं है। मर्साल्ट जो है वो एक शिपिंग क्लर्क की जॉब करता है। इसकी सेटिंग बताई हुई है अलजायर की, जहाँ पे हाइब्रिड कल्चर रह रहा है। अब यहाँ पे अरब भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं और डिफरेंट लोग रहते हैं। अब जब इसकी मदर की डेथ हो जाती है तो ये फ्यूनरल अटेंड करने के लिए जाना चाहते हैं। उसके लिए से ऑफिस से ऑफ लेनी है, ये जाता है अपने ऑफिस के अपने बॉस के पास और उसे कहता है सॉरी सर, इट्स नॉट माई फॉल्ट। अब देखिए यहाँ पे दोबारा से उसका यहाँ पे एग्जिस्टेंशलिज्म शो की हुई है, एब्सर्ड एटीट्यूड शो किए हुए है कि ये अपने बॉस से ये कह के लीव लेता है कि इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है अगर मेरी मदर की डेथ हो गई है। अब जब इससे जॉब से ऑफ मिल जाते हैं तो ये फ्यूनरल अटेंड करने के लिए निकलता है और सोचता है कि
फ्यूनरल अटेंड करने से पहले ये अपने फेवरेट होटल जाएगा, वहाँ पर ये खाना खाएगा। यहाँ अगेन इसका एब्सर्ड एटीट्यूड शो होता है कि उसकी मदर की डेथ हो गई है, लेकिन वो लंच के लिए ज़्यादा कॉन्शियस है बजाय फ्यूनरल पे जाने के लिए। अब ये उसके बाद ब्लैक टाई के लिए सोचता है कि ये अपने किसी फ्रेंड से ब्लैक टाई बोरो करेगा और उसको फ्यूनरल में पहनेगा। मर्सॉल्ट एक टोटली इमोशनलेस कैरेक्टर है। ये अब ट्रैवल करने के बाद पहुंचता है ओल्ड एज होम जहाँ पे इसकी मदर रहती थी। वहाँ पे डायरेक्टर इससे पूछता है कि क्या तुम अपनी मदर का फेस देखना चाहोगे, तो ये उसे कोई भी जवाब नहीं देता, यानी ये रिफ्यूज़ कर देते हैं अपनी मदर के फेस को देखने से भी। अब वहाँ पे भी इसे जल्दी होती है कि जल्दी से फ्यूनरल हो और ये वापस चला जाए वहाँ से अल्जायर की तरफ। और इसका जो ये एटीट्यूड होता है, वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद होते हैं, सारी सोसाइटी के लिए ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है कि किसी इंसान के मदर की डेथ हो जाती है तो वो इस तरह से रिएक्ट कैसे कर सकता है। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ इस नॉवल में बताई हुई है वो है फ़िज़िकल सेटिंग की इम्पोर्टेंस। जो फ़िज़िकल सेटिंग जो है वो डायरेक्ट इफ़ेक्ट करती है मर्सॉल्ट के मूड पर। अब यहाँ बताया हुआ है कि मर्सॉल्ट ट्रैवल के बाद थका हुआ आता है और उसके बाद जो है ये कॉफ़िन के पास अपनी मदर की डेड बॉडी के पास बैठकर अपने केयर टेकर के साथ मिलकर कॉफ़ी पीता है और स्मोकिंग करता है। इसकी लाइफ में किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी हुई है कि ईट, ड्रिंक, स्लीप, बस इसके अलावा कोई इमोशन नहीं रखता। ये एक एलिनेटेड पर्सन बताया हुआ है कि फ्यूनरल का टाइम है जिसमें डायरेक्टर से अब बताता है कि तुम्हारी मदर के एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड है जिसका नाम है टॉमस पेरिस, वो भी इस फ्यूनरल को ज्वाइन करेगा। वो डायरेक्टर को भी इतना खास नहीं सुन रहा होता है, इसका सारा फोकस जो है वो उस टाइम भी वेदर पर होता है, सनलाइट इसे इरिटेट कर रही होती है। और यहाँ पे एक और बंदा जो है वो मर्सॉल्ट से उसकी मदर की एज पूछता है, लेकिन वो कहता है कि आई डोंट नो हाउ एग्जैक्टली। एक शख्स यहाँ पे इस फ्यूनरल में ही मर्सॉल्ट से उसकी मदर की एज पूछता है। वो कहता है आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ ओल्ड शी वाज। अब देखें, इसको इसकी मदर की एग्जैक्ट एज भी नहीं पता होती, और ये भी सोसाइटी के लिए बहुत अनएक्सेप्टेबल एटीट्यूड होता है। इसकी फुल कंसंट्रेशन उस वक्त भी सारी सेटिंग पर होती है, फ्यूनरल के बारे में से बिल्कुल कुछ नहीं मालूम होता। ये कहता है कि बस फ्यूनरल ख़त्म हो और यहाँ से चला जाए, और बहुत जल्दी जैसे ही फ्यूनरल होता है उसके बाद ये वहाँ से चला जाता है। अब फ्यूनरल के बाद अब इसकी मदर की डेथ हुई है, उस पर ये कहता है कि उसकी मदर की डेथ का इसकी लाइफ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। अब टेक्स्ट में से रियली नथिंग इन माई लाइफ हैज़ चेंज्ड। जब ये अल्जायर वापस जाते हैं, वहाँ ये अपनी जॉब दोबारा ज्वाइन करता है। उसके बाद ये स्विमिंग पे जाता है जहाँ इसकी मुलाकात होती है मेरी कार्डोना से। मेरी कार्डोना जो है वो इसकी कोलीग भी होती है। वहाँ से ये दोनों थिएटर चले जाते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं, और वापसी में ये मर्सॉल्ट के घर रुक जाते हैं। अब इसके बाद मर्सॉल्ट का बताया हुआ है कि दोबारा से वो नॉर्मली अपनी जॉब पर जाता है। जब वापस अपने अपार्टमेंट आता है तो वहाँ पे ये एक ओल्ड मैन को देखता है। वो ओल्ड मैन सेलामेनो होता है, और सेलामेनो जो है वो उसी बिल्डिंग में रह रहा होता है जहाँ पे मर्सॉल्ट रहता है। वो हमेशा अपने डॉग को मारता रहता है, और इसे उसी बिल्डिंग में एक और शख्स रह रहा होता है जिसका नाम होता है रेमंड। रेमंड का नेक्स्ट कैरेक्टर है, उसके बारे में रूमर्स होती हैं कि ये एक पिम्प है। अब रेमंड जो है वो एक दिन मर्सॉल्ट को डिनर पर इनवाइट करता है, और इसे वहाँ जब ये चला जाते हैं वहाँ उसे अपनी सारी स्टोरी वगैरह शेयर करता है। उसे अपनी मिस्ट्रेस के बारे में बताता है कि वो एक अरब गर्ल होती है, और वो ऐसे कहता होता है कि तुम मेरी वाइफ़ के लिए, जो मेरी मिस्ट्रेस है उसके लिए एक लेटर लिखो। मैं चाहता हूँ कि मेरी मिस्ट्रेस वापस आ जाए और मैं उससे रिवेंज ले सकूँ। उसने मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। वहाँ पे मर्सॉल्ट भी मान जाता है और वो लेटर लिख लेता है। इसके बाद अरब गर्ल जो है वो वापस आ जाती है रेमंड के पास। जब रेमंड के पास अरब गर्ल वापस आती है तो इसे ये बहुत ज़्यादा मारता है, जिसके दौरान अब ये जब मारपीट कर रहा होता है तो अब मर्सॉल्ट जो है जब वापस आता है, इस बाहर आता है वो और मेरी कार्डोना शोर की वजह से, तो वहाँ पे एक ऑफिसर पुलिस मैन होता है, वो रेमंड को मारता है और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलोगे। बस इसके बाद जो है वो मर्सॉल्ट उसका विटनेस बन जाता है। कुछ अर्से बाद ये वापस आ जाता है। इसके बाद रेमंड की मुलाकात सेलामेनो से होती है, और सेलामेनो उसे बताता है कि उसका जो डॉग था जिसे हमेशा मारता रहता था वो खो गया है, और उसकी वजह से वो काफ़ी डिप्रेस होता है। अब यहाँ पे ऑथर ने दो डिफरेंट एटीट्यूड बताए हुए हैं, दो डिफरेंट पर्सनस के। अब देखें, एक
मरसाल्ट होता है जिसकी मदर की डेथ हो जाती है और उससे बिल्कुल उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि मेरी लाइफ पे कोई असर नहीं हुआ, मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज नहीं हुई। और इसके कंट्रास्ट में दूसरा पर्सन बताए हुए सेलेमेनो, जो एक एनिमल के खो जाने की वजह से, एक पेट की वजह से भी काफ़ी डिप्रेस होता है। तो ये दो डिफरेंट किस्म के ह्यूमंस बताए हुए हैं। अब जब स्टोरी आगे बढ़ती है, इसके बाद बताया हुआ है कि बेरी कार्डोना जो है वो मरसाल्ट को प्रपोज करती है और उसे कहती है कि वो लेकिन मरसाल्ट उसे कहता है कि उसके दिल में किसी किस्म की कोई फीलिंग्स नहीं है और वो शादी को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मानता। उसके नज़दीक ये एक, यहाँ पे भी एक नथिंगनेस शो की हुई है ना, जहाँ पर जिसके बाद मेरी कार्डोना उससे पूछती है कि अगर तुम्हें कोई ओल्ड वुमेन मैरिज के लिए प्रपोज करती तुम तब भी यही कहते? तो वो कहता हाँ मैं यही कहता, मैं मेरे मेरे पर्सनली मैं कोई फीलिंग्स नहीं रखता तुम्हारे लिए, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो शादी कर लेंगे, फिर शादी कर लेंगे। उसके बाद ये इंगेज्ड हो जाता है मरसाल्ट मेरी से। अब रेमंड, मरसाल्ट और मेरी ये बीच पर जाते हैं, वहाँ पे स्विमिंग वगैरह करते हैं, काफ़ी अच्छा टाइम गुजारते हैं, काफ़ी इन्जॉय करते हैं। वहाँ पे इनका सामना होता है ग्रुप ऑफ अरब से। अब इसमें एक अरब वो बंदा होता है जिसने इससे पहले रेमंड को मारा होता है और रेमंड चाहता है कि वो इससे बदला ले। वो अपनी रेमंड जो है वो पहले उसको मारना चाहता है, लेकिन जब मरसाल्ट आगे बढ़ता है तो उसे मना कर देता होता है। अब यहाँ से मरसाल्ट वापस चला जाता है। रेमंड ने भी अरब को कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ टाइम बाद मरसाल्ट वापस आता है बीच पर और उस वक्त बहुत तेज़ धूप बताई हुई है और मरसाल्ट के मूड पर इफ़ेक्ट कर रही होती है। और इस इरिटेशन में वहाँ पे अरब मैन होता है, ये गन निकालता है और उस गन से जो है वो अरब मैन को शूट कर देता है। और ये मर्डर जो है वो उससे अनप्लेजेंट सेंसेशन की वजह से होता है। वो जो फिज़िकल लाइफ को इम्पोर्टेंस दे रहा होता है ये उसकी वजह से होता है और ये स्टोरी का क्लाइमैक्स था। अब इसके बाद की स्टोरी में कोर्ट ट्रायल बताया हुआ है मरसाल्ट का। मरसाल्ट को जो है वो उससे पहले भी उसकी इमोशनलेस एटीट्यूड की वजह से, उसके बिहेवियर की वजह से फ्यूनरल में सोसाइटी ने जज किया था। अब इसका ट्रायल शुरू होता है तो इससे इससे पूछा जाता है कि तुमने मर्डर क्यों किया था? तो ये कहते होते हैं कि मैंने हॉट वेदर की वजह से मैंने मर्डर कर लिया था। वहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन होता है वो बार बार इस चीज़ पे फोकस करता है कि ये एक ऐसा बंदा है जैसे इसकी मदर के फ्यूनरल पे भी ये कॉफ़ी पी रहा था, स्मोकिंग कर रहा था, इसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा था। तो ये एक इस सोसाइटी के लिए ये एक मॉन्स्टर है। अब इसे मर्डर की वजह से जो है वो इसके सिन की वजह से सेंटेंस टू डेथ सुना दी जाती है। अब ये जेल में है और वहाँ पे ये जेल का भी आदी हो चुका है। अब इसे बाद में गॉड को एक्सेप्ट करने का कहा जाता है तो ये कहते होता है ही डज़ नॉट बिलीव इन गॉड। उसके बाद इसकी मर्ज़ी के खिलाफ चैपलन इसके पास आता है, वो इसे काफ़ी समझाता है, इसे कहता है कि तुम्हें रिडेम्पशन करना चाहिए, लेकिन ये उसे रिफ्यूज़ कर देता है और इसका बिहेवियर चैपलन के साथ बहुत ज़्यादा हार्श होता है और ये उसे वहाँ से भेज देता है। ये उसे भी कहता है कि इसे मीनिंगफुलनेस ऑफ लाइफ पर कोई किसी किस्म का कोई बिलीव नहीं है और इसी तरह यहाँ पे ये नॉवल एंड हो जाता है। अब इस नॉवल की समरी से जो हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पता चले हैं वो ये हैं कि एक तो इसमें एग्जिस्टेंशलिज्म बताया हुआ है, कैरेक्टर ऑफ मरसाल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एब्सर्ड लिटरेचर के अंदर, मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ को बताया हुआ है और इसके अलावा कुछ कॉलोनियल एलिमेंट्स भी बताए हुए हैं कि जो यहाँ पे अरब्स बताए हुए हैं उनको किसी किस्म का कोई नाम नहीं दिया हुआ, बाकी सारे कैरेक्टर्स को दिए हुए उनको नहीं दिया हुआ। तो इसी तरह और भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं। अब हम लोग इसके इम्पोर्टेंट थीम्स को कवर करते हैं। फर्स्ट इसका थीम है द मीनिंगलेसनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब ये किस कैरेक्टर के थ्रू बताई हुई है? मरसाल्ट की, और इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट थीम हमारे पास है द इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िकल वर्ल्ड। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से वो आउटसाइड फोर्सेस से, आउटसाइड नेचर से किस तरह से इफ़ेक्ट होता है और यहाँ तक कि वो बिल्कुल अपने सेंसेस में भी नहीं रहता अनप्लेजेंट सेंसेशन की वजह से। इसी तरह इनडिफरेंस और पैसिविटी बताई हुई है। वो दो कैरेक्टर्स को हम लोग देखें, मेरी कार्डोना का जो कि फुल ऑफ लविंग वूमेन होती हैं, फ़न वगैरह को पसंद करती हैं, इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, जबकि ये मरसाल्ट का कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल इससे डिफरेंट होता है और वो इमोशनलेस और एब्सर्ड कैरेक्टर है। अब मिस कम्युनिकेशन कहाँ होती है? जहाँ पे मरसाल्ट जो है वो अरब का मर्डर करता है।
नेक्स्ट थीम हमारे पास है लॉ एंड जस्टिस का। लॉ एंड जस्टिस इस तरह से बताया हुआ है कि अब जब एक बंदा मर्डर कर लेता है, मर्सॉल्ट, उसके बाद उसका कंप्लीट एक ट्रायल चलता है। ट्रायल के बाद उसको उसके किए की सज़ा मिल जाती है, ठीक है, जस्टिस हो जाता है। फर्स्ट सैम्पल इसमें हमारे पास आ जाता है कोर्ट। अब हम लोग सिंबलिज्म को डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहला हमारे पास जो सिंबल है वो कोर्ट रूम है। कोर्ट रूम जो है वो सोसाइटी को, लॉ एंड ऑर्डर को और लीगल अथॉरिटीज़ वगैरह को सिंबलाइज करता है। ये गुड और एविल के बारे में बताता है। अब नेक्स्ट हमारे पास सन एंड द सी है। सन जो है वो एग्रेसिव और हार्ड फोर्सेस वगैरह को और हार्श हार्श रियलिटीज़ वगैरह के बारे में बताता है, जबकि सी जो है वो रिलीफ का सिंबल है। अब नेक्स्ट हमारे पास गन एंड नाइफ का सिंबल आ जाता है। गन जो है वो उसमें सिंबलाइज किए हुए है कि जो इसमें अब कॉलोनियलिज्म बताई हुई है कि जो अरब होता है उसके हाथ में गन नाइफ बताई हुई है, और जो गन है वो मॉडर्निटी को शो करती है और वो वहाँ के लोकल नेटिव के पास बताई हुई है। यहाँ हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू।